फिर से एक बार अभ्यास की एजुकेशन चैनल में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अभी घर पे होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। लेकिन अब हमें घर पे रहने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए हम अब लेकर आए हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे आप घर पे रह के बड़ी अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैटर इन आवर सराउंडिंग के क्वेश्चंस को। इसके पहले के जो 2 वीडियो थे उसके अंदर हमने देखा था कि मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, और फिर मैटर को हमने डिफरेंशिएट भी किया था। और जो स्टेट्स हैं मैटर के वो इंटरचेंज करते हैं कि नहीं करते, उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो सब जितने भी कॉन्सेप्ट है, वो सब कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में, वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे भी और आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, वो हमें बहुत ही जल्दी दूर से यानी सुगंध आ जाता है एज कम्पेयर टू कोल्ड फूड से। अगर आप जैसे कि बाइक लेके अगर रोड पे जाते हो तो आपको मालूम है कि जैसे कि नूडल्स वाला है तो उसकी सुगंध आपको बहुत दूर से आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पॉट है। अभी पॉट के अंदर मैंने क्या किया है कि कोई फूड है जिसको रखा है, यानी कि फूड है कोई भी जिसको हमें क्या करना है, कुक करना है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बच्चों, आपको भी मालूम है कि जैसे हम किसी को भी हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स का या जो मोशन है वो क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है। यानी जो मोशन जो होता है मॉलिक्यूल्स का, जैसे ये एक मोशन है, ये मॉलिक्यूल्स है बराबर, तो इसके बीच का जो मोशन है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमेशा क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ये हम लोगों ने भी पढ़ा था कि मोशन में होते हैं हमेशा मॉलिक्यूल्स, कभी भी रेस्ट में नहीं होते। तो अब यहाँ पे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मॉलिक्यूल्स का क्या होगा कि मोशन इंक्रीज होगा, और मॉलिक्यूल्स के फूड का अगर जो इंक्रीज होगा तो उसके आजू बाजू का भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी उसके आजू बाजू के भी जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे एटमॉस्फेयर के, तो क्या उसके भी मॉलिक्यूल्स के मोशन वो भी इंक्रीज नहीं होगा। जैसे कि अगर लाइन में अगर हम जब खड़े रहते हैं तो अगर एक को धक्का लगता है तो सभी को धक्का लगता है, बराबर है बच्चों। तो जैसे जब एक को धक्का लगता है तो सभी को धक्का लगता है, तो उसी तरीके से जब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मोशन में आता है तो दूसरा आता है, दूसरा मोशन में आता है तो तीसरा मोशन में आता है, और उसी तरीके से फिर अनेकों जो मॉलिक्यूल्स है वो मोशन में आते रहते हैं जब तक एनर्जी क्या ना हो जाए, कम ना हो जाए। इसलिए जैसे हम कोई भी फूड को गर्म करते हैं यानी कुक करने के लिए रखते हैं, तो वो पकने के बाद बहुत ही अच्छी स्मेल जो है आपके क्या है कि नोज तक फील होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। सेकंड जो है कि जो हमारे डाइवर होते हैं इज एबल टू कट थ्रू अ वाटर इन स्विमिंग पूल। तो चलो अब इसको भी समझते हैं। और हाँ बच्चों, यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस जो लिए हैं ना, वो आपके इन चैप्टर और एक्सरसाइज में से ही कवर किए हैं। कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत ही अच्छे यानी अंदर से ही तुम्हारे टॉपिक से लिए हैं। तो डाइवर जो होता है वो एबल होता है इज कट थ्रू वाटर, हमेशा क्यों समझते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो स्विमिंग पूल के ऊपर आपने देखा होगा, और यहाँ पे वाटर है, तो जो भी अब ये मान लो चिंकू नाम का कोई लड़का है, अभी यहाँ क्या कर रहा है, स्विमिंग पूल में कूद रहा है। ओके, तो जैसे ये चिंकू नाम का जो लड़का है, अगर ये क्या करता है कि स्विमिंग पूल में कूदता है, तो वो आप देख सकते हो कि बहुत ही इजीली कूद पाएगा। अगर आता हो तो आप लोग घर पे ट्राई मत करने चले जाना, नहीं तो फिर मम्मी को फिर बहुत खर्चा हो जाएगा हॉस्पिटल के अंदर। तो यहाँ पे जब चिंकू अगर स्विमिंग पूल में यानी कि कोई भी वाटर के ऊपर कूदता है तो उससे बिना चोट के और बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर सकता है, कूद सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो वाटर जो होते हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसिंग होता है वो ज्यादा होता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आप ये देख सकते हो, ये आपको स्पेसिंग दिख रही है,
ये जो स्पेसिंग दिख रही है आपको, तो ये स्पेसिंग क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा ही था। तो जब ये जो स्पेसिंग जो होती है ज्यादा होती है, इसलिए जब ये कोई भी यानी कि कूदता है वाटर के अंदर, तो क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स है उसको इस तरीके से क्या करते हैं, मूव करते हैं और चिंकू को स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या हो सके कि वो इजीली स्विमिंग पूल में कूद सके। तो आई होप आपको इसे समझ में आ गया होगा कि क्यों डाइवर लोग इजीली स्विमिंग पूल में कूद सकते हैं। और आपने वो भी देखा होगा बच्चों कि जो डाइवर होते हैं वो अपने हाथ को आगे ऐसे रखते हैं, जिससे क्या हो सके कि उसको स्पेसिंग धीमे धीमे क्या हो सके। पहले क्या है कि थोड़ा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मूव करेंगे, फिर धीमे धीमे हमारे बॉडी के हिसाब से क्या होते जाएंगे और उनका स्पेसिंग मिलते जाएगा। इसके बाद जो तुम्हारा पेज नंबर 6 पे जो डेंसिटी वाला क्वेश्चन है, उसमें डेंसिटी के अंदर अरेंज करने को बोला है। किसको, एयर को, एक्सॉस्ट फैन, चिमनी, कॉटन, वाटर, हनी, चौक और आयरन को। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बोला गया है कि उसको हमें डेंसिटी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। लेकिन बोलेंगे बच्चों को बोलेंगे कि सर डेंसिटी सर हमें समझ ही नहीं है, तो हम डेंसिटी में कैसे इसको अरेंज करेंगे। तो आइए समझते हैं। बच्चों बहुत ही ध्यान समझना, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना डेंसिटी क्या है, आज के बाद फिर भूलोगे नहीं। देखो अब ये है हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला। तो अब ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि अगर आप डेंसिटी को कब बढ़ेगा, डेंसिटी कब बढ़ेगा कि जब उसका मास बढ़ेगा, जब उसका वजन बढ़ेगा तब क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। और अगर उसकी डेंसिटी कब कम होगी कि जब वैल्यू क्या होगा, कब बढ़ेगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझते जैसे यहाँ पे इससे मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। बस खेल खत्म। अगर आपने इतना समझ लिया, ये जो मैंने बताया, तो आपको बहुत ही आराम से किसी का भी कोई भी वस्तु दे दे, आप इजी डेंसिटी को आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। क्या हमें देखना है, सिर्फ अगर मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होता है। चलो एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपके हाथ में रबड़ की बॉल है और एक हाथ में स्टील की बॉल है, तो अब बताओ किसका वजन ज्यादा होगा। बोलेंगे सर ये तो बहुत ही ईजी है, सबको मालूम है कि अगर जो स्टील का बॉल होगा उसका वजन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रबर बॉल। अब ऐसा क्यों है, दोनों की साइज अगर सेम ही है तो भी स्टील का बॉल का जो वेट होगा वो ज्यादा होगा। तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्टील की जो बॉल होती है, स्टील की जो बॉल होती है बच्चों, उसका क्या होता है कि इस तरीके जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैकिंग होता है। यानी कि एयर जो है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसिंग है बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसलिए स्टील के बॉल का वजन ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा है। जैसे मैंने पहले बताया डेंसिटी बढ़ेगा कब, जब मास बढ़ेगा, और कब कम होगा कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आई होप अब ये क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो दोस्तों इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पार्ट 1 के अंदर समझाया है, जाके वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में। और इसका जो वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और हाँ बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा क्वेश्चन है वो है कॉम्प्रेसिबिलिटी, जिसमें हमें क्वेश्चन के अंदर समझाना है कि टर्म्स के बारे में यहाँ पे हमें समझाना है। तो सबसे पहला जो टर्म्स आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी किसको बोलते हैं, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी समझने के लिए कुछ करना नहीं आपको बच्चों। यहाँ पे हमें इस तरीके से दो ब्लॉक लेते हैं, एक ही ब्लॉक लेते हैं। अब एक ब्लॉक के अंदर मान लो कि कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स क्या है कि अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल्स क्या है कि अरेंजमेंट है,
और अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। पहले इस तरीके से मैटर था, अब इसमें हमने क्या किया, फोर्स लगाया। तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो बच्चों क्या होगा, ये जो मैटर है कुछ इस टाइप से थोड़ा छोटा हो जाएगा और उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे कि रीअरेंज हो जाएंगे अगर हम जब फोर्स लगाएंगे। तो ये जो बच्चों ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, दो फिगर में आपने जो डिफरेंस देखा कि यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा है, यहाँ पे स्पेसिंग कम है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी क्या, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी इसको बोलते हैं जिसके इज द एबिलिटी टू रिड्यूस द लार्जर वॉल्यूम टू स्मॉल वॉल्यूम। यानी कि देख सकते हो कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, ज्यादा था पहले, अब बाद में क्या हो गया है, कम हो गया है, तो उसी को बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं तो कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी उसको बोलेंगे कि जब क्या हो जाए, हमारा वॉल्यूम कम हो जाए अगर हम किसी पे फोर्स लगाए तो। इसके बाद में जो सेकंड टर्म है वो आता है हमारा रिजिड। अब रिजिड में क्या होता है कि रिजिड अब उसको बोलते हैं कि जब हम जैसे फोर्स लगा रहे हैं, अब वो क्या हो, अपना शेप को डिफाइन रखे यानी कि मेंटेन रखे। जैसे कि अगर ये मेरा मार्कर है, इसका शेप क्या डिफाइन है, अब अगर मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ बेंड होने के लिए, तो क्या ये बेंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो रिजिड उसको बोलते हैं कि जो मैटर क्या है रेजिस्ट करे चेंज को, यानी कि चेंज ना होने के लिए जो रेजिस्ट करे ना, उसी को बोलते हैं रिजिड। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी उसको बोलते हैं कि जो भी मैटर की एबिलिटी है कि वो फ्लो हो सके, उसी को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। जैसे कि हमारा वाटर, ऑयल, ये सब क्या है, फ्लूइड है, ये सब क्या है कि इजीली फ्लो हो सकते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारा आता है शेप। अब शेप यानी क्या, जैसे कि कोई भी मैटर का अगर उसकी एबिलिटी है कि वो डिफाइन रख सके अपने शेप को, उसी को तो हम शेप बोलते हैं। जैसे कि ये मार्कर, ये बोर्ड है, ये सब क्या अपने शेप को डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन अगर स्क्वायर है तो दूसरे दिन राउंड हो गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो हमने बहुत पढ़ लिया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अब तो समझ आ गया होगा। लेकिन फिर से आपको बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी उसको बोलते हैं कि जब कोई भी मैटर अपनी एनर्जी यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल से अपनी एनर्जी को क्या करे, प्रोसेस करे बाय पार्टिकल्स। तो एनर्जी इज प्रोसेस्ड बाय पार्टिकल्स फॉर इट्स मोशन, बराबर, बाय इट्स मोशन, उसके मोशन के कारण। जैसे मैं अभी इसके जो फर्स्ट जो हमारा स्मेल वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या बताया था, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं कि मोशन करते हैं, यूं ऐसे से मोशन करते हैं। तो बस यही मोशन के कारण जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट टर्म है डेंसिटी, और वो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बताना है रीजन। तुम्हारे अगर बुक्स के अंदर देखोगे तो उसके अंदर हमें बताना है रीजंस। तो a gas is fills completely the vessels in which it is kept। गैस जो होते हैं वो हम किसी भी अगर वेसल्स में उसको फिल करते हैं तो बहुत ही इजीली फिल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ही इजीली फ्री मूवमेंट करते हैं, ऑल डायरेक्शन फ्रीली मूवमेंट करते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं समझाऊं तो बच्चों देखना, जैसे कि ये अगर हमारे क्या है कि मॉलिक्यूल्स है, किसके, गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या मैंने क्या बोला, फ्रीली मूवमेंट करते हैं। कोई यहाँ जाता है, कोई यहाँ जाता है, तो कोई वहाँ जाता है, तो कोई वहाँ जाता है, कोई यहाँ जाता है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है फ्रीली मूवमेंट करते हैं, इसलिए हम इसका बोलते हैं कि इसका नहीं तो वॉल्यूम होता है ना ही तो कोई शेप होता है। ये पढ़ा था हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसलिए जब इसका ना कोई शेप है ना कोई वॉल्यूम है, तो इसलिए हम किसमें भी भरे, चाहे बोतल में भरे चाहे किसी में भरे, वो अपने वहां पे जाके क्या हो जाएगा, फील हो जाएगा। तो ये रीजन आपको खबर पड़ गया। इसके बाद सेकंड है, अगर गैस है, अभी क्वेश्चन से ऐसा पूछा है कि गैस क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है क्या हो यानी वॉल के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो बोले कि सर ये तो ऑब्वियसली है, अभी अभी हम लोगों ने बोला कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है फ्रीली मूवमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे कि वॉल के ऊपर भी प्रेशर को एग्जर्ट करेंगे। कैसे, अगर जैसे कि फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं गैस,
अगर यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं वॉल लगा देता हूँ, अगर समझ लें आजू बाजू यहाँ पे कोई वॉल हो बच्चों, अगर समझ लो यहाँ पे कोई वॉल है, तो क्या होगा, जैसे मूवमेंट करके वॉल के पास पहुंचेगा, जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचा, ये मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचा, ये मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचा, तो क्या होगा, इस वॉल के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा वुडन टेबल, कि वुडन टेबल सॉलिड है, तो सॉलिड है कि नहीं वो कैसे मालूम पड़ेगा, चाहे वुडन नहीं कोई भी मैटर सॉलिड है कि नहीं वो कैसे खबर पड़ेगा, तो बहुत ही इजी है मेरे प्यारे बच्चों। उसके लिए हमें सिर्फ इतना लिखना है कि उसका डिफाइंड शेप है, सॉरी डिफाइंड शेप है या नहीं, जैसे इसका डिफाइंड शेप भी है, डिफाइंड मास भी है। आज अगर ये 1 किलो का है तो कल भी 1 किलो का ही रहेगा, आज अगर ये गोल है तो कल भी 1 किलो गोल ही रहेगा, परसों भी गोल रहेगा और हमेशा ही गोल ही रहेगा। तो अगर डिफाइंड शेप और डिफाइंड वॉल्यूम होगा तो याद रखना बच्चों वो क्या है, सॉलिड है। इस तरीके से किसी भी मैटर को डिफाइन करना है। अगर इसी तरह लिक्विड है पूछा होता कि जैसे वाटर लिक्विड है तो कैसे डिफाइन करोगे, तो वो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लिक्विड जो होते हैं वो सभी शेप में आ सकते हैं लेकिन वॉल्यूम उनका सेम रहता है। जैसे कि अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। जैसे कि अगर आप अमूल की जो दूध लाते हो, अमूल की दूध, तो आज अगर वो 500 ml है तो कल भी वो 500 ml ही रहता है। अगर कल वो 500 ml की क्या है कि कोथड़ी में है तो आज भी क्या रहेगा कि 500 ml की प्लास्टिक में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो उसको फिर 1 लीटर की प्लास्टिक जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम जब हवा में जब हाथ को मूवमेंट करते हैं तो बहुत ही आराम से यानी इजीली जो मैं हाथ को मूवमेंट कर सकता हूँ, लेकिन यही जब काम मैं अगर पानी के अंदर करूंगा, चाहे अगर सॉलिड के अंदर करूंगा तो क्या होगा, नहीं कर पाएंगे, ताकत लगेगा ज्यादा। ऐसा क्यों होता बच्चों, तो इसके पीछे भी वही सेम रीजन है, मैटर और मैटर के बीच के मॉलिक्यूल्स का स्पेस समझते हैं। अब जैसे अभी यहाँ मैं कर रहा हूँ, ये क्या है, ये गैस है, एटमोस्फियर है, यानी कि एक टाइप का क्या हो गया, गैस है। अब गैस में क्या है देख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग देख रहे हो आप कितना है, तो इसलिए जब हम हाथ को मूवमेंट करते हैं तो जो स्पेसिंग जो होती है वो हमें ज़्यादा मिलती है। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे हाथ को मूवमेंट किया, कोई भी हाथ यानी कोई भी वस्तु को, मेटल को यानी कोई भी पदार्थ को हमने फेंका, तो क्या है कि वो अपनी जगह आराम से ले लेगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं बहुत ही इजीली। अगर इसको बहुत ही अच्छी तरह समझाओ तो जैसे कि अगर कोई क्लासरूम में या तो तब जब तुम कोई लाइन में खड़े हो, इस तरीके से जो लाइन में खड़े हो तो स्कूल में, तो अगर ये इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे चिंटू है और ये मिंटू है, अगर ये लाइन में दोनों खड़े हैं, अब अगर दोनों जन चिपक के खड़े हैं तो अब यहाँ पे अगर किसी को बीच में तीसरे को आना है तो आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जगह नहीं है, स्पेस ही नहीं है। आप बोलोगे सर यहाँ पे स्पेस ही कहाँ है, तो उसी तरीके से जब सॉलिड होता है तो सॉलिड में स्पेसिंग कम होता है, क्लोजली पैकिंग होता है, इसलिए क्या है कि वहाँ पे हमें जब हाथ को मूवमेंट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे तीसरे किसी को आना है तो बहुत ही ज़्यादा धक्का मार के आना पड़ेगा। अगर किसी भी तीसरे को आना है, जैसे कि अगर ये है कोई तीसरा, अगर इसको यहाँ पे आना है तो बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि वो अपनी जगह बना पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी जगह ये चिंटू अगर मिंटू अगर इस तरीके से खड़े हैं तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे इजीली कोई भी तीसरा किसी को आना है तो आराम से आ सकता है बिना कुछ फोर्स लगाए। इसलिए जब हम एयर में इसी तरह से जब हाथ को मूवमेंट करते हैं बहुत ही आराम से इजीली मूव करता है। वाटर में थोड़ा ताकत ज़्यादा लगता है, और इसके बाद सॉलिड में आते हैं तो बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे आपके क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि वुडन होता है, जैसे कि अगर ब्रिक्स देखे होंगे आपने, रोड में जहाँ कंस्ट्रक्शन होते हैं तो ब्रिक्स जो होता है वहाँ पे उसको तोड़ने के लिए कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो आई होप ये जो एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये स्पेसिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हमारा आइस जो है वो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, वाई, उसको समझते हैं। ये बहुत अच्छे से समझना बच्चों। अगेन वही कॉन्सेप्ट लगेगा स्पेसिंग वाला। अब जैसे जो आइस के क्यूब होते हैं
अभी आइस आया कहाँ से? आइस कहीं से तो नहीं आता, आइस बनता है वाटर से। और वाटर के बीच में क्या है? लिक्विड के बीच में स्पेसिंग ज्यादा, और आइस कैसा है? सॉलिड। अब मुझे बताइए कि जब आइस यानी कि वाटर जब आइस फॉर्म में आता है तो आपने देखा होगा कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आइए डेंसिटी वाले में आइए फॉर्मूले में। उसमें मैंने क्या बोला? वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी कम हुआ, यानी उसका वजन कम हो गया। और आपको मालूम है अगर लिक्विड यानी कि वाटर, अगर आपका वाटर से डेंसिटी कम, तो यानी क्या होगा? वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। किसी भी वस्तु को ले, जैसे वुडन है तो वुडन के भी क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसिंग होते हैं। ये आइस जो होता है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बीच में एयर फिलअप हो जाता है। क्योंकि वाटर से क्या बनता है, जब वो आइस बनता है सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तब क्या होता है कि एयर जो होता है वो आ जाता है बीच में। इसलिए क्या होता है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी कम हुआ, तो वाटर पे फ्लोट करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा है फॉर्मूलास के ऊपर, जिसमें आपको बहुत ही इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो समझते, जैसे कि यहाँ पे आपको ऐसा बोला है कि 300 केल्विन को क्या करना है, हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ इतना याद रखना मेरे बच्चों कि 273 केल्विन यानी क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम 300 को लाना है सेल्सियस में, तो क्या करने का? 300 में से 273 केल्विन को क्या करने का है, यहाँ पे माइनस कर देने का, और जो आंसर आएगा वो क्या होगा? तुम्हारा आंसर होगा, यानी कि केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है। कोई भी इसी तरह से, जैसे कि आपको बोला 413, अब एग्जाम में अगर बोलते 550, तो बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 273 केल्विन से माइनस करना है, बस इतना माइंड में आपको रखना है। 273 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर को बताना है 250 डिग्री सेल्सियस में और 100 डिग्री सेल्सियस में। ओके, अब इसलिए बता दोगे कि 250 डिग्री सेल्सियस में जो हमारा वाटर है वो तो सर वेपर फॉर्म में होगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस में कौन से फॉर्म में होगा? सर आप तो बोलोगे, बच्चे लोग बोलेंगे कि सर 100 डिग्री सेल्सियस में तो वेपर फॉर्म में होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये गलती मत करना कभी भी। 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर दो फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी, वेपर फॉर्म में भी। लिक्विड फॉर्म में कब होगा? कि जब हमारा लेटेंट हीट जो है तो क्या होगा कि कम होगा, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं बना होगा। समझते हैं? जैसे कि अगर ये क्या है कि मैंने एक कोट लिया है, इसमें वाटर लिया है, समझ लो ये क्या है कि वाटर है। ओके, समझ लो कि ये वाटर है, इसको मैंने टेम्परेचर दिया और 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो गया कि हमारा टेम्परेचर पहुंच गया। अब जैसे हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है कि टेम्परेचर देते हैं लेकिन थर्मोमीटर पे शो नहीं करता। तो वो हीट जाती कहाँ है सर? तो वो हीट कहीं नहीं, वो हीट जाती है कन्वर्ट होने के लिए वाटर टू वेपर, वाटर टू वेपर में। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वाटर अगर गर्म है और अगर कोई आपका वेपर गर्म है, तो दोनों में से ज़्यादा जो आपका जो वेपर होगा उसमें आपको हाथ में ज़्यादा क्या लगे? गर्म लगेगा, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, यानी कि एक छुपा हुआ उष्मा है उसके अंदर। क्या है कि एक गर्मी है, छुपी हुई गर्मी है। तभी क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं और वेपर में कन्वर्ट होते हैं। अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैंने पार्ट 2 में बहुत ही अच्छी तरह समझा है, प्लीज जाके देखिए सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट को। ओके, उसके बाद जो है कि कांस्टेंट फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज टेंपरेचर कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। थर्ड क्वेश्चन में वही पूछा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। जैसे मैंने बताया कि वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर हमारा क्या रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? 100 डिग्री सेल्सियस इसलिए रहता है क्योंकि
जो लेटेंट हीट होता है, यानी कि हम जो उस टाइम जो हम जो भी क्या करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वो सभी के सभी जो टेम्परेचर है वो यूज होते हैं किसके लिए, फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। यानी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्सेस है तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज होता है वो हीट, वो यूज करते हैं ओवरकम टू फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन। और फिर क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं और फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेयर गैसेस, यानी कि अगर मैं जो है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करने का। बहुत ही इजी है मेरे बच्चों, इसमें कुछ ऐसा हार्ड काम नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें प्रेशर इंक्रीज करना है और टेम्परेचर को कम करना है। तो ऐसा आपने कहाँ देखा है, तो जैसे सीएनजी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, और इसके बारे में एट स्टैंडर्ड में भी बहुत आपने अच्छी तरह से पढ़ा है सीएनजी के बारे में। क्या होता है कॉम्प्रेस, क्या होता है, अंदर लिक्विड फॉर्म ही होता है और लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हुआ, हाई प्रेशर और टेम्परेचर कम होता है। इसलिए अगर आपने कभी भी गैस को या तो फिर आपने सेंड के अगर स्प्रे के बोतल जो अपने क्या करते हैं स्प्रे करते हैं सेंड को, तो हमें ठंडक क्यों महसूस होता है, क्योंकि अंदर टेम्परेचर कम होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट, कूल करता है बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। जो हमारा कूलर है वो हॉट ड्राई डे में क्यों अच्छा कूल करता है, क्योंकि जो हमारा जो कूलर है, समझते चलो। जैसे कि हमारा कोई क्या है, ये कूलर है, अब आपको खबर ही है कि जो कूलर के जो तीनों साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, कूलर के तीनों साइड घास होता है। ओके, तो अब होता क्या है कि जैसे ही कूलर के यहाँ घास में जब पानी आता है, कूलर के घास के ऊपर जब पानी आता है तब इस सराउंडिंग के एनर्जी को यूज करता है और क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा इवापोरेशन वाला। इवापोरेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे लगेगा। होता क्या है कि जब ड्राई डे होता है, हॉट ड्राई डे में जो हमारे वाटर के वेपर जो होते हैं, यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में ही समझा था कि हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसमें वाटर के वेपर पहले से अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब हॉट ड्राई डे होता है तब ये वाटर के वेपर जो होते हैं वो कम अवेलेबल होते हैं। इसलिए क्या होता है कि ये जो हमारे वाटर जो होते हैं कूलर के जो तीनों साइड्स, उनको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है सराउंडिंग से टू कन्वर्ट वेपर होने के लिए। और हमने ये भी सीखा था कि अगर इवापोरेशन होता है तो कूलिंग होता है, और अगर इवापोरेशन होगा तो कूलिंग होगा। और इसलिए जब हॉट ड्राई डे होता है तो क्या होता है, कूलिंग ज़्यादा होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों में क्या समझा रहा हूँ। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मटका जो होता है, यानी कि जो पॉट होता है, उसमें हम पानी रखते हैं तो क्यों वो गर्म नहीं होता, क्यों ठंडा रहता है। तो अगेन यहाँ पे भी इवापोरेशन वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब आपने देखा होगा कि जो मटके होते हैं ना, उसके बीच में क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं। अब इस छोटे छोटे होल में क्या होते हैं कि जो हमारे वाटर होते हैं वो जाके स्टेगनेट हो जाते हैं, यानी कि बैठ जाते हैं। फिर क्या होते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता है, उसका इवापोरेट हो जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले जब इवापोरेट हो जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे कूलिंग होगा। इवापोरेशन वाले टॉपिक्स में हमने यही समझा था कि कूलिंग कैसे होता है, सराउंडिंग से, अगेन सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे। तो जब सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे तो वहाँ की एनर्जी क्या होती है, वहाँ पे ठंडा हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम जब नेल पॉलिश होता है, अगर उसको हम नेल पॉलिश रिमूवर को अगर हम क्या करते हैं कि हैंड के ऊपर डालते हैं तो हमें ठंडक की फील होती है। तो अगेन यहाँ पे वही इवापोरेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों कि जैसे ही हम नेल पॉलिश को हाथ के ऊपर रखते हैं तो अब यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे अब सराउंडिंग का तो लेता ही है, लेकिन साथ में उसको जल्दी कहाँ से एनर्जी मिलती है, तो हमारे शरीर में से ही क्या कर लेता है, यानी कि यहाँ की एनर्जी को ही यूज कर लेता है क्या करने के लिए, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो यही याद रखना है, इवापोरेशन यानी कुछ नहीं है दोस्तों। इवापोरेशन तब होता है कि जब सराउंडिंग से एनर्जी ली जाती है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। अब जब सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिड्यूस कम हुई है,
और एनर्जी कम होगी तो वहाँ पे क्या होता है, ठंडक फील हो जाती है। जैसे कि अगर मैं एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, अब यहाँ पे सभी लोग क्या है, ये सभी मॉलिक्यूल्स क्या है, वाटर के वेपर है, ऐसा आप क्या करो समझ लो। अब यहाँ पे मैंने कोई वाटर रखा है जो सरफेस के ऊपर से पड़ा हुआ है, ऐसा समझ लो कि ये सराउंडिंग वाले वाटर के वेपर है। अब ये क्या करता है कि इसको यूज करता है, यानी ये चला गया, यानी कि वेपर में ये वाटर है, इस तरीके यहाँ पे क्या है, वाटर है जो फ्लोट कर रहा है सरफेस के ऊपर। ओके, अब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या करता है कि जो भी सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स है, ये सब जो है सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स है। तो जैसे कि इसका यूज किया, एनर्जी तो ली है ना, क्योंकि भले बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच रहा है, लेकिन वेपर में कब कन्वर्ट होगा कि जब उतनी उसको एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, सराउंडिंग से। फिर क्या करता है, ये यहाँ से लेता है, तो ये सब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे गायब होते हैं। अब जैसे ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं कि रिमूव हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो एनर्जी थी वो क्या होगी, कम हो गई, इसलिए वहाँ पे ठंडक फील होती है। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग जब टी और मिल्क जो है तो जो सोसर जो होता है उसके अंदर इजीली जो होते हैं हम क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं एज कम्पेयर टू कप। सोसर के अंदर जब हम चाय या कुछ भी पीते हैं तो जल्दी ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा, क्योंकि लास्ट वीडियो हमने समझा था कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इजीली क्या होंगे, वेपर में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे, और वेपर में जल्दी कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे ठंडा फिर अगेन फील होगा, कूलिंग फील होगा, जिससे क्या होता है कि जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, सोसर में जल्दी क्या पी सकते हैं एज कम्पेयर टू टी। और इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वो टाइप ऑफ क्लोथिस हम समर में पहनते हैं। तो आपने देखा होगा कि समर में मोस्टली हम कॉटन का कपड़ा पहनते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि कॉटन का जो कपड़ा है वो क्या करता है कि हमारे जो स्वेट है उसको जल्दी एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही हमारे जो स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, फिर ये जो हमारे स्वेट है वो क्या है कि सराउंडिंग का अगेन क्या करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं और फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें ठंडक फील होती है। इसलिए गर्मियों में कॉटन का कपड़ा पहनने को बोलते हैं। तो बच्चों आज से याद रखना कि गर्मियों के समय में क्या करना, कॉटन का ही कपड़ा पहनना, जिससे क्या है कि आपको जल्दी ठंडक फील हो। इससे इओपरेट्स हो गया। अगर आपको पूछे कि कॉटन का पहनना है तो आप अगर मेरे स्टूडेंट हो तो आपको बताना जरूरी है कि इओपरेट्स होता है, और इओपरेट होने से क्या होता है कि ठंडक फील होती है। तो यहाँ पे जितने भी मेरे यहाँ पे क्वेश्चंस थे तुम्हारे, चाहे इन चैप्टर थे चाहे एक्सरसाइज के से, मोस्टली यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, यानी जितने कॉन्सेप्ट थे सभी यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी मत भूलना। ओके, थैंक यू।